नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप कॉप्स में। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनकी पहचान के लिए अगर दो लाइन कही जाए तो यही कहेंगे कि समंदर की तरह हमारी पहचान है, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान है। जिनके रगों में पुलसिंग और पूरा परिवार देशभक्ति और जन कल्याण की एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं पूर्व IPS और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। सर 30 साल की टॉप पुलसिंग, मतलब हर वो जो कहते हैं अपराध की जगत के अपराधी और अपराध थर थर कांपता था आपसे, लेकिन कहते हैं कि जड़ मजबूत होती है तो पेड़ पनपता है। तो सर सबसे पहले तो बचपना जानना चाहते हैं, कैसे वो बचपना बीता आपका, किस माहौल में आप पढ़े और कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई और कैसे गांव से निकल के लखनऊ से फिर कनाडा और फिर देश वापसी, क्या कुछ कहानी? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी IPS थे और हमारा गांव कन्नौज में है, खैरनगर गांव है। मेरे पिताजी का जीवन बड़े शुरुआती कष्टों में बीता। वो केवल 15-16 साल के थे जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई अपनी माताजी की, 3 छोटे भाई बहन की, जो थोड़ी सी ज़मीन थी उसकी खेती की, और सबसे बड़ी बात अपनी पढ़ाई की। उन्होंने सभी चीज़ें बखूबी की और बहुत बड़ी घटना उस समय की फर्रुखाबाद ज़िले की है। एक अत्यंत गरीब परिवार का बच्चा हाई स्कूल में ज़िला फर्रुखाबाद में टॉप करता है, यानी मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी। उनका समर्थन फिर स्थानीय बहुत से लोगों ने किया, कुछ फंडिंग भी उनको मिली और फिर वो कानपुर गए। DAV कॉलेज में उन्होंने BA MA LLB किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IPS हो गए। इतनी पढ़ाई करके और 21 साल की उम्र में वो IPS हो गए थे। तो जो कठिनाई का जीवन उनका था, उन्होंने मुझको मेरी बहन को हमेशा सिखाया कि आप पहली बात अपनी ज़मीन से जुड़ के रहो। हम तो पिताजी की मेहनत थी, बाहर निकल के आ गए और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे परिवार के और लोग हैं, जो हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के, हमारे कन्नौज के, हमारे UP के, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कारण सामाजिक आर्थिक दौड़ में पीछे है, उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना, ये भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मेरी जो जीवन यात्रा है बड़ी सादगी भरी रही है, वो बड़ी सिंपल रही है और पुलिस में जाने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी। एक तो क्योंकि पिताजी को इतना सफल पुलिस अधिकारी के रूप में देखा था, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे अपनी जो आदतें, क्षमता, स्पोर्ट्स को एंजॉय करना, मार्शल आर्ट्स को एंजॉय करना, NCC कॉलेज में, स्कूल में करता था मैं। इन सब चीज़ों से मुझे ये विश्वास था कि यदि मैं IPS में सिलेक्ट हो सकता हूँ तो मैं अच्छी सेवाएं दूंगा। और मीडिया जगत में भी आप कुछ समय दिए थे और A और B करके कुछ टास्क बनाया था। जी। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एक अवसर मिला, दूरदर्शन में ही एक सीरियल उसमें बोलेंगे हेलो जिंदगी था, नलिनी सिंह जी उसको बनाती थी, तो मुझको प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में एक छोटा सा जॉब मिला। करीब साल भर मैंने उनके साथ काम किया। उस समय के दूरदर्शन में छोटा सा योगदान मेरा भी है। योगदान से ज़्यादा सीखने का मुझे बहुत मौका मिला। आज भी जब मीडिया की बात होती है, इंटरव्यू की बात होती है, कैसे आप एडिट करेंगे, तो थोड़ा समय, हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई बट कॉन्सेप्ट्स तो वही रहते हैं, तो मैं समझ पाता हूँ। लेकिन 1 साल मीडिया में काम करने के बाद मैंने परीक्षण किया कि तुम्हारी A चॉइस क्या है और B चॉइस क्या है, जैसे आजकल बच्चे बोलते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी चॉइस A IPS है और एक 2 शॉट मुझको बहुत गंभीरता से लेने चाहिए। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री तो क्लियर हुआ, लेकिन मेंस नहीं हो पाया। दूसरे अटेम्प्ट में फिर पूरा ही क्लियर हुआ और IPS भी मिल गया। कुछ ऐसा सौभाग्य रहा कि होम कैडर IPS भी UP भी मिल गया और फिर UP की 29 साल सेवाएं की। सर केंद्र सरकार, उसके बाद से 2 प्रदेश और 7 जिलों के कप्तान रहे आप। NSG की बात करें, ATS की बात करें, SPG की बात करें, CBI की बात करें, ऐसा कोई भी देश का एजेंसी नहीं है जिसमें आप काम नहीं किए। तो कैसा अनुभव रहा सर शुरुआती दौर से लेकर अब तक का, और कैसे कैसे चीज़ें रहीं? क्योंकि आप बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खास मतलब स्पेशल सिक्योरिटी में थे, NSG में सबसे नज़दीकी उसमें थे। तो ये कैसे सिनेरियो रहता था, क्या मतलब आपको देखने को मिला और क्या कुछ अनुभव साझा करेंगे सर? मुझे लगता है कि पुलिस का जो कैरियर है, खासकर IPS का,
अक्सर लोग सोचते हैं, ये खासकर नए ऑफिसर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आईपीएस का मतलब जिला 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 ही करना है। मैंने इस बात को समझा कि नहीं, जिले जो हैं, कमिश्नरेट या एसएसपी महत्वपूर्ण काम है, लेकिन कोई विशेषज्ञता भी हमको विकसित करनी चाहिए। एक जर्नलिस्ट किस्म के आईपीएस ऑफिसर बनने से बहुत मज़ा नहीं है। तो मैंने 2-3 क्षेत्र एक एक करके काम किया और उसको विकसित किया। जैसे कि मेरी फिज़िकल फिटनेस अच्छी थी, अब तो बहुत ख़राब है, अब नहीं कुछ कह सकता मैं, लेकिन अच्छी फिटनेस थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक चुनौती लेते हैं, एनएसजी का जो कमांडो कोर्स होता है उससे फिटनेस भी चैलेंज होगी। आप पहले आईपीएस से सर जो इन्होंने जिसने एनएसजी की ट्रेनिंग ली थी? जी, एनएसजी ने मेरे लिए नियम बदला मुझे दाखिला कराने के लिए। उस समय तक ये कोर्स केवल सब इंस्पेक्टर के लिए था। जब मैंने अप्लाई किया तो दीपक मिश्रा साहब अब रिटायर हो गए, वो थे टीआईजी थे। उन्होंने, जब मैं गया रिक्वेस्ट करने, तो बोले कि ये तो हमारी गलती है कि हमने यहाँ आईपीएस नहीं लिखा। फिर उन्होंने नियम चेंज किया, फिर अगले साल दोबारा मैंने अप्लाई किया, फिर मैं गया। बहरहाल शारीरिक चुनौती भी और सीखने का अवसर बहुत बड़ा मुझको मिला, और उसी आधार पे फिर एसपीजी में भी मन किया, वहाँ गए। फिज़िकल प्रोटेक्शन, फिटनेस, ये सब तो है ही, लेकिन 32 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर के साथ चलने का मौका मिले, देश दुनिया घूमने का मौका मिले, पर वो मेरा काम था मुंह बंद रखने का, कोई बोलना नहीं। आई एम नेमलेस, आई एम फेसलेस, लेकिन दिख तो सब कुछ रहा है, सब कुछ दिख रही हैं। तो बहुत बड़ा अवसर था। इतनी कम उम्र पे देश के टॉप के लेवल पे चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे आगे नहीं बढ़ती हैं, इसके लिए भी जब मैं वहाँ से लौट करके आया एसपीजी से 2008 में, तो मैं अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ पुलिस अफसर मैंने पाया। क्योंकि पहली बात मेरे समझ में आई कि आप एक बड़ी मशीनरी का हिस्सा हैं, आप भी एक पहिया हैं, महत्वपूर्ण पहिया हैं, बट आप अकेले पहिए नहीं हैं। तो सबके साथ समन्वय मिलाकर से काम करो, सबको और सम्मान दो, और सबसे बड़ी बात, रोज़ इस बात की चिंता करो सोने से पहले कि आपने सामान्य नागरिक के लिए बेहतर पुलिसिंग बनाने के लिए क्या कोई काम किया आज। एक कांस्टेबल के जीवन को और कार्यशैली को बेहतर बनाने के लिए कोई काम किया क्या आज? अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो कल ज़रूर कर लेना। और फोकस एरिया, ये अक्सर पुलिस में या प्रशासन में लोग जुट जाते हैं अपने घरों को सजाने में, अपने साहिबियत दिखाने में, और वो अपने काम से बिल्कुल भटका देता है। तो पिताजी मेरे अत्यंत सादगी का जीवन व्यतीत करते। सर, टेढ़ी गढ़वाल से लेके गोरखपुर, बलरामपुर और तमाम जगह पे आप जो है एसएसपी रहे, और जो सबसे बड़ी बात करें सर, गोरखपुर की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, तो ये बड़े विवादित जगह रहे हैं। इनमें क्या कुछ रहा है, ऐसा कुछ कोई ऐसा वाकया जो आपके जाने के बाद वहाँ पे कुछ बदलाव आया कि कुछ, क्योंकि लगातार हम नई चीज़ें करें, अगर हम उस पर भी आएंगे, भी डायल 112 की बात करेंगे, उसमें भी आपने काफ़ी काम किया। अलीगढ़ की बात करें तो सर क्या कुछ बदलाव रहा, क्योंकि ये बड़े ज्वलनशील जगह है, नहीं अलीगढ़ की बात करें, विवादित जगह है, तो क्या कुछ ऐसा वाकया रहा? किसी भी जिले की बात करें तो एक काम की पद्धति होती है कि जो मुझे यंत्र औजार मिले हैं, व्यवस्था मिली, मैं उसको ठीक से चलाऊंगा, जो कि पहला काम है, मैं भी करता हूँ वैसे ही। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने जब आपने ठीक कर लिया, समझा लिया, तो अब सोचने वाली बात है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज क्या लग सकते हैं, सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो मोदी जी हम लोग को बार बार याद दिलाते हैं, मोदी जी कहते हैं देखो कि कौन कौन सी समस्या बार बार तुम्हारे पास आ रही है, अगर रोज उसी समस्या को हल कर रहे हो तो इसका मतलब एक सिस्टम बनाओ और उस समस्या को जड़ से हल कर दो। उन्हीं के शब्द में बोलूँ तो वो बोलते हैं कि इसको ऑटो पायलट पे डालो। तो मैं भी पहले भी ये कोशिश करता था, आज उनकी प्रेरणा से और ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑटो पायलट में, सिस्टम में आनी चाहिए, लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपने अलीगढ़ की बात की, तो अलीगढ़ से ही एक प्रयोग शुरू किया मैंने। एक हमारे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, क्योंकि टॉप कॉप्स की बात हो रही, बल्कि इनफैक्ट एक टॉप कॉप इंडिया नाम से एक गूगल ग्रुप था, ये 2002-10 मतलब व्हाट्सएप के आने के पहले बता रहा हूँ। तो उस पर गूगल ग्रुप्स पे बड़े अच्छे डिस्कशंस प्रोफेशनल नेचर के होते थे। सो डॉक्टर अरविंद वर्मा जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं और प्रोफेसर हैं यूएस में। तो इन्होंने एक चुनौती या एक सुझाव दिया उस ग्रुप पे कि कोई भी एसपी करना चाहे तो ये मेरा सुझाव है। क्या? नहीं, मैं 100 की बात कर रहा हूँ कि हेल्पलाइन बेस्ड पुलिसिंग। उन्होंने समझाया कि कैसे अमेरिका में 911 और अन्य देशों में थाने जाना तो बहुत ही कम होता है लोगों का, ज़्यादातर लोग
फ़ोन मिलाते हैं और पुलिस उनके पास आ जाती है। तो ये रूपरेखा उन्होंने बताई। उस रूपरेखा पे एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट अलीगढ़ में शुरू किया हमने। उस समय कॉल सेंटर्स इंडिया में नए नए बन रहे थे, तो कॉल सेंटर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी कराई। सिटी में करीब 40 मोटरसाइकिल्स के लिए स्टाफ को ट्रेन किया, उनकी गाड़ियों को थोड़ा सजाया वजाया ताकि अच्छी लगें, दिखें दूर से। फिर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाया उसको, और 6 महीने लगे करीब हम लोग इस बात को स्थापित कर पाए कि फ़ोन अगर मिलाया किसी नागरिक ने तो पुलिस तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, अब कोई शक शुबा टाइम नहीं। ड्यूरेशन क्या रहता था, कितनी जल्दी पहुंचती थी, कैसे? उसमें मैक्सिमम करीब 20-25 मिनट, सिटी में 5-6 मिनट ही होता था, लेकिन 20-20 मिनट भी हो सकता था, क्योंकि उसमें कमियां थी। उसमें गाड़ियों में जीपीएस नहीं था जी। हम केवल वायरलेस सेट्स पे डिपेंडेंट थे। कांस्टेबल्स के पास मोबाइल फ़ोन मोटरसाइकिल पे नहीं था, बट व्हाट्सएप भी मेरे ख्याल से नहीं नहीं आया, तब तो एंड्रॉइड भी नहीं आया, लोकेशन भी नहीं भेज सकते तो लोकेशन भी हमको जो वो बोलता था वो माननी पड़ती थी। बट फिर भी जो बेसिक वर्कफ्लो था वो बहुत अच्छे से हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए, और हमारे सीईओ, एडिशनल एसपी, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे कांस्टेबल्स उस काम में जुटे, और जो अरविंद वर्मा जी ने एक चुनौती या सुझाव दिया था उसको हम लोग पूरा कर पाए। और पूरे नगर में कल ही में अलीगढ़ में था, बाबूजी की पुण्यतिथि लौटा तो याद कर रहे थे लोग कि एक ये बड़ा परिवर्तन आया कि पुलिस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, पुलिस प्रोफेशनल काम करेगी कि नहीं, ये सब दूर हो गया। और फर्स्ट रिस्पांस का हमने एक अच्छा मॉडल अपना तैयार किया, इससे हमें संतुष्टि मिली। फिर बाद में 4 बड़े जिलों में इसको नई टेक्नोलॉजी के साथ बड़े 6-6 करोड़ के बजट्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिए, उसको एग्जीक्यूट किया। बेसिक वर्क प्रोसेस तो वही रहा, लेकिन अब जीपीएस आ गया, गाड़ियों के पास टैब आ गए जो उसमें डिटेल दे पा रहे हैं, तो जो चीज़ वायरलेस से पूछ करते थे अब वो टैब में फीड करने लगे। बट ये इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, बट बेसिक चीज़ हेल्पलाइन बेस्ड पुलिसिंग, क्योंकि ये टॉप कॉप का शो है, तो मैं आज के भी टॉप कॉप से ज़रूर कहूँगा कि हमको इस बात की गारंटी लेनी चाहिए कि जो हमारे पास डायल 112 अब बोलते हैं 112 पे फ़ोन आया है तो लॉजिकल लीगल काम 100% होगा। किसी को कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी को कहीं शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। हमारा अपना प्रोसेस, हमारा अपनी क्वालिटी कंट्रोल, हमारा सुपरविजन इतना मजबूत होगा कि किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, हम पूरा काम करके देंगे एंड टू एंड। 112 तो शुरुआत ही आपसे है और हाईटेक होने के बाद तक आप उसमें रहे, तो सर उसमें कोई ऐसा वाकया बताइए जो ऐसा कुछ क्विक रिस्पांस हुआ हो, जो एक बड़ी घटना, हालांकि बहुत सारी घटनाएं जो हैं 112 की वजह से टली हैं, तो कोई एक ऐसी घटना जो यादगार हो, आपको आज भी याद हो? घटनाएं तो आपको बहुत ही बता सकता हूँ, जैसे कि कई घटनाएं हुई जिसमें कि कोई व्यक्ति सुसाइड करने वाला था और उसने फ़ोन किया या किसी और ने फ़ोन कर दिया और चंद मिनटों में पुलिस पहुंची, बहुत ही विशेषज्ञतापूर्ण प्रतिक्रिया दी और उनको आत्महत्या करने से रोक लिया। ऐसे ऑपरेशनल तो मैं बहुत सी बातें बताता हूँ, पर एक आपको मैं बहुत रोचक बात बताता हूँ। जैसे गूगल मैप्स है, उसमें 112 की जो बिल्डिंग है वो भी शो करती है, और उस बिज़नेस का ओनर कौन है ये भी गूगल उसमें प्रोवाइड करता है। तो मैं देखता था, मैंने एक दिन खोला तो देखा कि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन ओनर के रूप में हम या मेरा कोई अधिकारी नहीं है, किसी और को रैंडम कोई नंबर पड़ा हुआ है। तो मैंने उस नंबर को, मतलब उस बिज़नेस को क्लेम करने का तरीका होता है, जब क्लेम करेंगे तो उस नंबर पे OTP जाएगा और वो OTP आपको मिल जाएगा, तो अपना नंबर ना चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आपने क्लेम कर लिया, ऐसे नहीं कर पाए तो कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने उस नंबर को मिलाया तो एक सज्जन थे, बातचीत से लगा शायद मजदूर थे, मिर्ज़ापुर में किसी गाँव में थे। तो उनको मैंने समझाया कि मैं ऐसी मुरुन बोल रहा हूँ, मैं ADG हूँ 112 का और आपका नंबर यहाँ रजिस्टर्ड है, तो वो नंबर गलती से हो गया होगा संभवतः, हमको वो नंबर चाहिए, आपके फ़ोन पे एक OTP आया हुआ है, वो OTP हमको दे दीजिए। तो उसने बड़ी ध्यान से बात सुनी, पर बड़ा होशियार था, बोला भाई साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन OTP किसी को नहीं देना चाहिए, ये मुझे पता है। मैंने कहा हाँ गुरु तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हें OTP नहीं देना चाहिए किसी को। तो अब 112 की ताकत क्या है, हम उसकी लोकेशन देख सकते हैं कहाँ है। हमने नियरेस्ट PRV को कॉल किया और उसको बोला उसके पास जाओ ज़रा। वो 8-9 मिनट में उस सज्जन के पास पहुंच गए, यानी 12 मिनट करीब कॉल हुआ, 20 मिनट के लिए OTP था, और 12वें मिनट में वर्दीधारी PRV ने जाकर के उससे बात की, उसको बताया कि OTP भाई जेन्युइन जगह जा रहा है, उसके फ़ोन से लेके हमको OTP दे दिया। तो मतलब जितनी देर में OTP एक्सपायर होता है उतनी देर में हम अपनी PRV को
मिर्ज़ापुर के जंगल में पहुंचा देते हैं और पूरी शालीनता के साथ में OTP स्वीकार कर लेते हैं। ये मुझे भी बड़ी खुशी हुई, गौरव भी हुआ कि हमारी 112 की सेवा की इतनी ताकत है, जिससे हम, ये तो उदाहरण में दे रहा हूँ, ऐसे हम कितनी सेवा करते हैं। और आज यूपी में ये किस्सा ही खत्म हो गया। इधर से बहुत सारे मामले कि आए हैं पुलिस, लोग मरने वाले, आत्महत्या करने वाले, और इधर लगातार बहुत सारे ऐसे केस आए हैं। कि पुलिस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचे। पहले चुटकुले आते ना कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे पिज्जा मिल जाता है 20 मिनट में, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती। ये चुटकुले अब खत्म। अब तो गाजियाबाद, जहाँ से प्रभारी मंत्री हूँ, यहाँ तो 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम है और 90% केसेस में हम 8 मिनट में पहुंच जाते हैं। कुछ एक केस में जहाँ रेलवे लाइन बंद है, कुछ ऐसा है तो समय लगता है, लेकिन फिर भी 14-15 मिनट से ऊपर पुलिस को नहीं लगता पहुंचने में। और इसी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग कर पाए। सर, NSG के पहले ब्लैक कैट कमांडो की ट्रेनिंग आपने ली, उसके बाद से आप ATS चीफ बने और बनते ही सर एक बहुत बड़ा आतंकी आके लखनऊ में पनाह लिया, सैफुल्ला ठाकुरगंज में उसने पनाह ली। इंटेलिजेंस से आपको जानकारी मिली और उसके बाद से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ। क्या कुछ वो ऑपरेशन था और एक बहुत बड़ा टास्क था, एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था और उसको आपने निस्तो नाबूद किया। तो ये पूरी क्या थी ये गुत्थी सैफुल्ला वाली? सर, ये घटना मार्च 2017 की है, लेकिन मुझे करीब 8-10 महीने उससे पहले ATS का चीफ IG था, मैं बने हो चुका था। तो मेरे पास इतना समय था कि ATS की जो इंटेलिजेंस यानी जासूसी वाली क्षमता है उसको भी मजबूत किया था और साथ साथ प्रतिक्रिया कमांडो एक्शन वाली जो क्षमता है उनको भी मजबूत किया था। तो अच्छी कमांडो टीम तैयार हो चुकी थी। अच्छी मतलब फिट भी, डिसिप्लिन्ड भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम कहेंगे तभी फायर करेगी, अपने मन से धूमधाम नहीं करेगी। कंट्रोल्ड फायर, डिसिप्लिन्ड, जैसा ऑपरेशन हम बता रहे हैं वैसा करेगी। ये मुश्किल काम होता है क्योंकि ऐसी टीम्स के हर कान में हेडफोन होता है जिससे कि एक टीम में काम करें। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं हमेशा ऑपरेशन से पहले कि क्या करना है। तो कुल मिला के ये यंत्र, ये टूल हमारा परिष्कृत हो चुका था, तैयार हो चुका था। जो घटना मार्च 2017 में हुई उसमें भोपाल से मेरे ख्याल से इंदौर जा रही एक ट्रेन थी जिसमें एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के बाद में हॉट चेज में 3 लोग पकड़े गए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो वो निकले कानपुर के, और उन्होंने बताया कि वो लखनऊ में एक जगह पे अपना अड्डा बना करके रहते थे और उनके कुछ साथी वहाँ पे होंगे। हमको उस समय ये नहीं स्पष्ट था कि कितने लोग, बट कुछ साथी वहाँ पे होंगे। वहाँ पे एक घेरा डाला गया, फिर हम लोग उस कमरे के अंदर प्रवेश किए चुपचाप, और हमने कोशिश की उस व्यक्ति को, तब तक नाम भी नहीं पता था हमको, ये हमने अनाउंस किया, घोषणा की कि पुलिस है और आप सरेंडर कर दो, गिरफ्तारी दे दो, तुम्हारे साथी भोपाल के पास पकड़े गए हैं। बहरहाल उस जवाब में अंदर से फायर आया, जो हम में से किसी को लगा नहीं, लेकिन फायर आया। संभवतः उसी को लगा क्योंकि उसी खिड़की से बाद में हमको खून के कुछ निशान दिखे थे। वो नहीं माना, हमने समझाने की कोशिश की। फिर जितनी हमारी ट्रेनिंग थी उसके मुताबिक एकदम बगल में एक मस्जिद थी, तो वहाँ के मौलवी साहब को बुलाया, उन्होंने भी उनको सुरक्षित दूर में खड़ा किया। उन्होंने वहाँ से चिल्ला के उससे बातचीत की, कुछ धार्मिक बातें भी की, पर वो भी उसके समझ में नहीं आया। फिर जो मध्य प्रदेश में लोग पकड़े गए थे उनसे हमने इसके घर वालों का नंबर लिया कि बताओ, उनसे बात करवाई। तो उनके पिताजी को फ़ोन मिलाया तो उनके भाई नहीं उठाया। फिर पिताजी से बात भी हुई, छोटा फ़ोन था और नीचे स्टील का दरवाज़ा ऐसे होता, उसमें जगह थी, तो हमने उसे नीचे सरका दिया। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में थी, इन्वेस्टिगेशन में थी, आई आप थे यहाँ पे। हाँ, तो करीब 30-40 मिनट उसके फादर ने उससे बात की, समझाता रहा, चिली बम और क्या क्या। हाँ, फिर जब कुछ भी ये सॉफ्ट तरीके नहीं चले तो हमने फिर केमिकल एजेंट्स यूज़ करने शुरू किए, जिसमें कि चिली बम, बाद में टीयर स्मोक भी यूज़ किया, लेकिन वो नहीं निकला। और नहीं निकला, सुबह के 3 बज गए, तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी एडवाइस किया। ऐसी घटनाएं 2-3 बार यूपी पुलिस के साथ हो चुकी थी कि जहाँ पे एक पुख्ता घेरा डाला हुआ था, अचानक फायर करता हुआ आदमी वहाँ से निकला और भाग भी गया, जैसे एक बांदा में घटना हुई थी, या पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए या शहीद हुए। तो कुल मिला के सभी का ये निर्णय हुआ कि इसको अब वेट करना ठीक नहीं है और रूम एंट्री ऑपरेशन करो। तो हम लोग ने, जो हमारी टैक्टिक्स है, 6 लोग की टीम जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोग ने उस रूम को हाइड्रोलिक कटर से कुंडी को काटा, एक फेस टू फेस ऑपरेशन हुआ। हमारे घुसते ही उसने हमारे ऊपर फायर किया, तो जो हमारी ट्रेनिंग, हमने भी उस पर फायर किया और 2-3 सेकंड के अंदर ही उसको हमने गिरा लिया।
हमें हमारी पूरी कोशिश थी कि हम उसको जिंदा पकड़ें, क्योंकि हमारी ऑपरेशनल टैक्टिक्स, हमारी ट्रेनिंग ये है। हम नहीं पकड़ पाए, इसका हमको खेद जरूर रहता है हमेशा। लेकिन जो बाकी सब पूरे ही गैंग फिर हमने पकड़ लिया 15-16 लोगों का, तो कुछ बचा नहीं जो हमको नहीं पता था, तो वो भी खैर बात पूरी हो गई। कुल मिलाकर के ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग हो गया था। एक तो आप थे वहाँ पे, मीडिया इतनी सारी थी, जनता की बहुत सारी, तो बाहर एक क्राउड कंट्रोल का एक ऑपरेशन अलग चल रहा था, बहुत ही और कठिन परिस्थिति हाँ, मीडिया अलग था। उसमें फिर ये भी हुआ कि मीडिया को बाइट दे दो, जिससे कि मीडिया समझ जाए क्या, वरना किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो फिर एक बाइट भी देगी ताकि कुछ थोड़ा समझ में आए क्या हो रहा है। कुल मिला के बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन था और बिगड़ सकता था बहुत ज़्यादा। शहर के बीचों बीच था, बिल्टअप एरिया में था, लेकिन कंजेस्टेड एरिया था। ईश्वर की कृपा से ऑपरेशन रात करीब 3-4 बजे शांतिपूर्वक हम लोग संपन्न करवाए। हमारे बहुत बहादुर साथी राजेश साहनी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस ऑपरेशन में नहीं, अन्यथा उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने बहुत बहादुरी से अपना रोल अदा किया, और सभी 6 लोग जो रूम एंट्री ऑपरेशन में थे उनको गैलेंट्री मेडल प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया है इसमें। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार जी, सौभाग्य से 2 बार आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। एक गैलेंट्री का और एक सर्विस का, वो 3 बार, 2 बार सर्विस का और 1 बार गैलेंट्री। बड़ा चर्चा में आया कि हॉलीवुड स्टाइल में जो है आपने जो एक नई चीज यूपी में लॉन्च की, स्वॉट टीम, उसके पीछे क्या? हॉलीवुड स्टाइल तो लुक्स की बात कर सकते हैं, बट लुक्स यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण है क्षमता, जो मैं बार बोल रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग, सिस्टम बिल्डिंग। आपने और मैंने इस बात को लगातार महसूस किया कि अगर कोई सटीक सूचना है कि एक अपराधी है जिसका इतिहास है पुलिस के ऊपर गोली चलाने का, उसको पकड़ने के लिए एक टीम भेजनी है। किसको भेजेंगे? जब तक स्वॉट टीम नहीं थी तो इस थाने से बुलाओ, उसको चौकी से बुलाओ, जो मिल गया सामने उसको ले चलो। उसमें अब वो 57 साल के दीवान जी भी जा रहे हैं साथ में, जिनको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। उनका स्वास्थ्य, उनकी फिटनेस शायद वैसी ना हो। वहाँ तो अलग क्षमता, फिजिकल फिट लोग होने चाहिए। उनके पास स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। वेपन्स यानी हर फाइटर के पास में एक बड़ा हथियार है, स्टैंड बाय के लिए एक पिस्टल है, थर्ड स्टैंड बाय के लिए एक डैगर उसके पास में है, और भी फिर वेपन्स जो हैं सबके पास एक वेपन नहीं है। कुछ के पास AK-47 है, कुछ के पास MP5 है, कुछ के पास पंप एक्शन गन है ताला तोड़ने के लिए। तो सबके पास एक अलग तरीके के सारे जितने टीम में होते थे सबके पास एक अलग अलग वेपन्स होता था। सबके पास नहीं, 3-4 तरह के वेपन्स, बट कॉम्बिनेशन बना करके ऐसे होते हैं। उसके अलावा इक्विपमेंट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। अगर हमें पता है कि सामने वाला खतरनाक है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का भी एक तरीका होता है। हर आदमी ऐसी नहीं कि फ्रॉक से लटका लो, उसको नुकसान कर जाएगी, उसको सीखना पड़ेगा। कुछ गाड़ी स्पेशल होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए। गाड़ी भी नई नवेली चकाचक होनी चाहिए। हाँ, दौड़ा सकें आप उसको, जल्दी पहुंच भी सकें। रेडियो सेट्स चाहिए जो कि कान में लगाएं अपने आप। नाइट विजन डिवाइसेस चाहिए आपको, राइफल स्कोप भी चाहिए, बाइनोकुलर भी चाहिए, हेलमेट माउंटेड भी चाहिए। तो मतलब बहुत बड़ा साजो सामान होता है इसमें। छोटे छोटे प्रोब्स होते हैं जिसको कि दरवाजे के नीचे से डाल दो या ताले के होल में से डाल दो, आपको अंदर दिखने लगता है। मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऑपरेशन को आसान, हमने फिल्मों में देखा है। हाँ, शायद रियलिटी में नहीं देखा होगा, पर नहीं, फिल्मों में देखा है क्योंकि रियलिटी में कहीं होता है ना। तो उस रियलिटी को हमको अपने पास भी लाना चाहिए। और इसके लिए मेरा थोड़ा व्यक्तिगत अनुभव हो गया था, क्योंकि NSG में मैं 3 महीने की ट्रेनिंग की थी मैंने कमांडो की। उसके बाद SPG में करीब 4 साल रहा था। SPG हालांकि प्रोटेक्शन फोर्स है, बट SPG के भी अपने ऐसे टूल्स हैं और वो ट्रेनिंग कराती हैं इन ऐसी चीज़ों की। और साथ साथ जब आप काम करने जुड़ते हैं तो आपको अनुभवी लोग मिल जाते हैं। तो अलीगढ़ में फिर ऐसी एक छोटी टीम 20 लोगों की तैयार की। ज़िले के लिए 20 लोग पर्याप्त हैं ऐसी टीम के लिए। उनको पूरी तरह ट्रेन किया। अब जब भी कभी कोई सूचना मेरे पास आएगी कि ये गंभीर अपराधी है, या ये भाग जाएगा, या यहाँ पे 6 अपराधी हैं, या ये गांव ऐसा है जहाँ पे पुलिस की दबिश पड़ने पे लोग बवाल करते हैं, तो नो प्रॉब्लम, ये स्वॉट टीम जाएगी, जा करके उस प्रॉब्लम को हल करेगी। अभी लगभग कितनी टीमें हैं सर यूपी में? हर डिस्ट्रिक्ट में टीम है। क्वालिटी कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये जब ये बनाया मैंने तो DGP का एक सर्कुलर जारी हुआ कि हर जिला अपनी स्वॉट टीम बनाएगा। ये सारे वही ट्रेंड कमांडो लोग हैं? हाँ, मतलब कमांडो कहीं और से ट्रेंड नहीं, अपने इंटरनल है, अपने ही ट्रेंड है। फिर ATS में जो स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम है, वो स्टेट लेवल की टीम है टैक्टिक्स की। वो टीम डिस्ट्रिक्ट की टीम्स को भी ट्रेनिंग करती है। तो बेसिकली 3 लेवल अब हो गए, NSG,
लेकिन कहीं कोई घटना अगर होगी यूपी में तो एनएसजी को आने में कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे। तो तब तक हमारी स्टेट की स्पॉट टीम जो है वो भी अलग अलग जगहों पे स्टेशन है, वो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर यूपी में कहीं भी पहुंच जाएगी। योगी जी के द्वारा बनाई गई ये टीम है। और उससे भी पहले ये 20 बालक हैं आपके जो फर्स्ट रिस्पांस के लिए हैं, और बल्कि असली लोहा तो ये 20 ही लेंगे, क्योंकि जब तक बड़े भाई लोग आएंगे तब तक ज़्यादातर कांड हो चुका होगा। तो ये 20 जो हैं छोटे वाले असली लड़ाई इन्हीं को लड़ना है। जन कल्याण से समाज कल्याण पे आते हैं सर। तो अगर बात करें सर, तो आपने खाकी से जो खादी का सफ़र किया, तो मोटो क्या रहा है इसके पीछे? आप लगातार जो है, अगर बात करें तो लास्ट आप पुलिस कमिश्नर रहे, पहले पुलिस कमिश्नर रहे कानपुर के। तो सर अब खादी से जो खाकी पे आए तो क्या बदलाव देखने को लगता है सर? क्योंकि अगर बात करें तो पहले की बात करें, अब शायद ऐसा ना हो रहा हो कि कभी कभी खाकी पे खादी बारी रहती थी, तमाम ऐसे डिसीजन थे जो खाकी ले सकती थी बट खादी नहीं लेनी थी, लेकिन अब उस पद पे आप आ गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं? क्या क्या कुछ बदलाव है? बदलाव है, काफ़ी सारा बदलाव है, लेकिन उद्देश्य वही है। उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। पुलिस के सिस्टम को सुधार रहे थे, अब समाज कल्याण के सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, स्कॉलरशिप, लाखों 1 करोड़ लोगों को हम टच करते हैं। क्या हम उसको कुछ बेहतर कर सकते हैं? हमारे बहुत कुछ बेहतर करने को बचा हुआ है इसमें, तो चलो मिलके करते हैं उसको। तो इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, उसको ठीक किया जाए। दूसरी बात ये कि अंतर क्या है? अंतर मुझे लगता है केवल एक है कि यहाँ पे यानी राजनीति में हर 5 साल में चुनाव है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसका प्रेशर हम महसूस करते हैं। सरकारी से हमें एक बार परीक्षा दे दी और फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब आप घुसे तो आप डीजी बन ही जाएंगे जब तक कि बहुत बड़ा कोई आप गड़बड़ ना कर दें। तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत महसूस होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये बड़ा टास्क है, ये बड़ा टास्क है और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे हम चिंता करते हैं। जैसे मैंने बोला, पुलिस में चिंता थी कि नागरिकों के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए क्या बेहतर करना है। अब हमारी 24 घंटे चिंता है कि नागरिकों के लिए बेहतर क्या करना है, सिस्टम को बनाने के लिए हमको क्या बेहतर करना है। और ये मैं पुनः कहूँगा, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार का प्रेशर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी होना चाहिए परफॉर्म करने का, क्योंकि अगर प्रेशर टू परफॉर्म नहीं होगा तो हम सीखना बंद कर देंगे। आप अनेक अधिकारियों को देखते हैं, वो डीजी के लेवल पहुंच गए हैं, एसीएस के लेवल पहुंच गए हैं, और उनको बेसिक टेक्नोलॉजी भी नहीं है, सीख ही नहीं रहे, है ना। क्यों नहीं सीख रहे? नहीं सीख रहे। किसी को गोल्फ में मजा आ रहा है, किसी को कोई रनिंग कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई गज़ल गायकी में लगा हुआ है, अपना काम नहीं कर रहे जिसके लिए आपको तनख्वाह मिल रही है। सो फ्यूचर गवर्नेंस का, खासकर विकसित भारत अगर बनाना है तो विकसित भारत तुक्के से नहीं बनने वाला। विकसित भारत की बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, हमको कम्पीट करना पड़ेगा अन्य देशों के साथ में, और हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को उसी हिसाब से तैयार करना है। जिसको हम स्टील फ्रेम बोलते हैं, अब उसको कार्बन फाइबर फ्रेम बनाना पड़ेगा, विशेषज्ञ बनाना पड़ेगा, काम में तेज बनाना पड़ेगा। और योगी जी ने ये किया है, तभी हमको 8 साल में परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अब गियर बदलने की ज़रूरत है, हम लोग को और तेज करने की ज़रूरत है। जन सेवा का भावना आपका शुरू से रहा, पुलिसिंग में आप सही से कर पा रहे हैं या खादी में कर पा रहे हैं? ये मैं कौन होता हूँ बताने वाला? ये तो जनता बताएगी, मीडिया बताएगा कि मेरा रिपोर्ट कार्ड मैं खुद दूंगा। आप संतुष्ट हैं? मैं कभी भी अपने आप को 8 से ज़्यादा नंबर 10 में से नहीं देता, और अगर मैं 8 दे रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैंने जितना मैं कर सकता था किया, और अच्छा हो सकता था और अच्छा करना चाहिए, तो चेष्टा आगे की भी रहे। तो अभी 8 नंबर दे रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, पुलिस के साथियों को जो देख रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं।